व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्लास 8 का एक चैप्टर है, तो आज हम इसी के ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने बनाई है, यानी इंसान ने बनाई है। ऐसी चीज जो हमारे किसी काम आए, जो हमारी कोई नीड फुलफिल करे, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। यानी रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं थिंग्स और सबस्टेंसेस that fulfill our needs। यानी वो चीज जो हमारी जरूरियात, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी जरूरियात पूरी करे, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब जबकि मैंने पहले ही बताया है, ये जो रिसोर्सेज है ये दो तरह के होते हैं। एक ऐसे जो अल्लाह ताला ने खुद ही बनाए हैं और दूसरे ऐसे हैं जो हमने बनाए, यानी इंसान ने बनाए। किस लिए बनाए हैं? अपनी आसाइश के लिए। फॉर द कंफर्ट ऑफ आवर लाइव्स वी हैव मेक दीज थिंग्स और दीज सबस्टेंसेस। अब हम देखते हैं वो चीज, वो रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने खुद बनाए हैं। दोज रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन बाय नेचर इटसेल्फ और दैट आर प्रोवाइडेड बाय अस नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुए? आप वो सबस्टेंसेस, वो रिसोर्सेज जो हमें कुदरती तौर पे मिले। द सबस्टेंसेस, द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे ग़िज़ा, पानी, हवा, ये जमीन जिसपे हम रहते हैं, या बहुत सारी चीजें, ट्रीज एटसेट्रा, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने खुद बनाई है। अगर हम देखते हैं कोई भी दुनिया का इंसान ऐसा नहीं जो एक पौधा खुद उगा सके, मतलब खुद बड़ा कर सके। ये अल्लाह ताला के ही हाथ में है इसको बड़ा करना। या पानी जो हम पीते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि पानी बनाए तो बनाए कैसे? ऐसे रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला हमें खुद ही दे देता है, हमारी यूजेस को, हमारी जो कंफर्ट लेवल हो उसको बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हमें नेचर देता है, इसलिए हम उनको नेचर रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो और हम देखते हैं इसी जुमरे में और दो ऐसी चीज आते हैं जिनको हम कोल और पेट्रोलियम कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कोल और पेट्रोलियम भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें बजाय खुद नेचर से मिलते हैं। इसके बरकस दूसरा जो हमारा रिसोर्स होता है वो मैन मेड होते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज क्या हुए? मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हुए जो हम खुद बनाते हैं। जैसे कि हमने गाड़ी बनाई, ये गाड़ी जो हम बनाते हैं ये हमने खुद बनाई है, तो हम इसको मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको दो टाइप्स में डिफाइन किया गया है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम देखते हैं ये दो तरह के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज या सारे रिसोर्सेज जो हम कहते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक एग्जॉस्टेबल, दूसरा इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, यानी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। अब हम बताएंगे ये जो एग्जॉस्टेबल होते हैं या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, इनकी वजाहत क्या होती है, ये होते क्या है। ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है ये ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। मतलब इनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम होती है नेचर में, और अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डाल करके इनको इस्तेमाल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये पूरा का पूरा जो भंडार हमें मिला है ऊपर से अल्लाह ताला ने दिया है, यहाँ
तो वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये भी इसी जुमरे में आते हैं, मतलब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के जुमरे में ही ये कोल एंड पेट्रोलियम आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है दे टू आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं एग्जॉस्टेबल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक कटोरी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कटोरी है, तो हम उसमें हम कुछ चीजें रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स रखेंगे, टॉफी रखेंगे, कुछ ऐसे पूरा भर के फुल भर के रखेंगे, पूरा पैक करके रखेंगे उनको। तो फिर हम 10 बच्चों का एक ग्रुप लेंगे, उन 10 बच्चों के ग्रुप में हम 5 ग्रुप बनाएंगे, मतलब 2-2 करके 5 ग्रुप बनाएंगे। तो हम पहले वाले को कहेंगे कि जाओ बच्चों आप जाओ और वहां से कुछ खाओ। जब वो वहां पे जाएंगे वो अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए वहां से उठाएंगे, कितना उठाएंगे वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा भी जाएगा वहां से वो जब उठाएगा, तीसरा। लेकिन जब हम देखेंगे जो उसमें वो ईटेबल्स होते हैं उनकी लेवल कम होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि लास्ट पे जो होगा उसको शायद कुछ मिले ही नहीं। ऐसे रिसोर्सेज, वैसे ही हमारा ये कोल एंड पेट्रोलियम है। ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये भी हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी कदर करनी चाहिए, सो दैट जो आने वाली नस्लें हो उनको भी ये जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये उनको भी मिले, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुए। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हुए जिनकी जो हम देखते हैं जिनकी तादाद अनलिमिटेड हो, मतलब उनको आप कितना भी इस्तेमाल करो उनकी तादाद खत्म नहीं होगी, वो तो बढ़ते ही जाएंगे, अगर बढ़ेंगे। देखते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी जो तादाद होती है वो अबंडेंस में होती है, उनके जखीरे पे कोई भी असर नहीं पड़ती है हमारे यूज करने से। हम कितना भी इसको इस्तेमाल करें वो खत्म नहीं होते। दोज रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन दिस biosphere or present on this earth in abundance and cannot be exhaustible by human use, तो उनको हम कहते हैं inexhaustible। जैसे कि हम कहेंगे सनलाइट होती है, दूसरी हम देखते हैं सनलाइट और एयर। सनलाइट और एयर जो होती है ये दोनों के दोनों इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। हम कितना भी इनको इस्तेमाल क्यों ना करें। सनलाइट प्यारे बच्चों जब से ये कायनात वजूद में आई है तब से लेकर आज तक ये सनलाइट, सुबह सूरज चढ़ता है शाम को गुरूब होता है, तब से लेकर आज तक ये सनलाइट आती जाती रही है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हो रही है। इसी तरीके से दूसरा है एयर। जो ये एयर है इसकी भी अबंडेंस होती है, तो कितना भी इस्तेमाल कर लो ये खत्म नहीं होते। इनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने क्या पढ़ा, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम फर्क देखेंगे, ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, नहीं इनएग्जॉस्टेबल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और इनएग्जॉस्टेबल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और एग्जॉस्टेबल की जो क्वांटिटी वो लिमिटेड होती है। मतलब कि ये जो एग्जॉस्टेबल होते हैं ये खत्म होने वाले रिसोर्सेज है और ये इनएग्जॉस्टेबल जो है इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये भी इसी जुमरे में पाए जाते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में पाए जाते हैं। हम देखते हैं ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये ऐसे ईंधन है जिनके बगैर आज के इस जदीदी दौर में जिंदगी बहुत ही कठिन होगी। अगर हम देखते हैं कोल पुराने जमाने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम कोल को, और पुराने जमाने से अगर हम देखते हैं पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हैं। कहां पे, अगर हम कोल देखते हैं, ये जो कोल है ये एक ब्लैक की सबस्टेंस होती है, हार्ड होती है, यानी कोल की जो अपीयरेंस होती है वो ब्लैक होती है। क्या होती है, ब्लैक होती है। कोल की अपीयरेंस की बात अगर हम करेंगे, इसकी अपीयरेंस ब्लैक होती है और ये हार्ड होती है। एक तो ये ब्लैक होती है, दूसरी हार्ड लाइक ए स्टोन होती है। ये कोल जो है ब्लैक एंड हार्ड होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये कोल आखिरकार इस दुनिया में आई तो आई कैसे, बनी तो बनी कैसे। जैसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कोल कैसे बनी।
फॉर्मेशन ऑफ कोल, कहते हैं आज से बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले जिनका हम तस्वर नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ये जो जमीन है, लो लाइंग एरियाज जो होते थे, वहां पे मार्शी लैंड होते हैं और उसमें क्या, उसमें बहुत सारे पेड़ पाए जाते, डेंस फॉरेस्ट वाज कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट्स, लो लाइंग एरियाज वर कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट्स ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स हुए, ये जो मार्शी लैंड होते थे, जो मार्शी लैंड में दरख्त होते थे, वो जमीन बोस हो गए, जमीन के नीचे दब गए। जब मिलियंस ऑफ ईयर हो गए, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दिस वेजिटेशन स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। ऐसी प्रोसेस को, जो ये वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन स्लोली कन्वर्ट होती है किसमें, कोल में, उसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्या प्रोसेस हुई, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है डेड वेजिटेशन स्लोली कन्वर्ट होती है किसमें, कोल में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो कोल है इसकी यूजेस क्या है, आखिर ये कोल इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। कोल की यूजेस बहुत सारी है, पुराने जमाने से लेकर आज तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यूजेस ऑफ कोल, पुराने जमाने में अगर हम देखेंगे, ये जो कोल है, तो ये कोल हम एज फ्यूल इस्तेमाल करते थे घर पे। ठीक है, एज कोल जो है वो हम इस्तेमाल करते थे एज फ्यूल, यानी घर में चूल्हा जलाने के काम में हम इस्तेमाल करते थे और इसके ऊपर हम खाना पकाते थे। और साथ साथ में हम देखते हैं ये जो कोल है, ये पुराने जमाने में रेलवे इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता था। मैं यहाँ पे आपको एक फिल्म की कहानी बताऊंगा, ये जो मैं अक्सर बताता हूँ, सो दैट आपको एक क्लू मिले। गदर फिल्म की एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। जब सनी देओल जाता है पाकिस्तान से लेकर अपनी वो जो उसकी हीरोइन होती है उसको वापस इंडिया लाने के लिए, तो वहां पे एक सीन होता है उस ट्रेन में, वो छोटा बच्चा उसका और वो सनी देओल, वो वहां पे वो डालते हैं वही कोल। वहां पे क्या होता था, वो स्टीम इंजन के तौर पे, जो स्टीम इंजन है वहां पे पानी रखा जाता था, उसके नीचे क्या रखे जाते थे, कोल रखे जाते थे। जब वो कोल जल जाते थे, वो कोल जो है पानी को स्टीम में प्रोसेस करता था, जो वो स्टीम है, तो वो फिर वो इंजन को चलाता था और उसी को हम कहते थे स्टीम इंजन। ये जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था। किसने, जेम्स वाट ने। ठीक है, तो हम देखते हैं ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रही यूजेस ऑफ कोल। और ये है हमारी बनी कैसी, ये जो कोल है ये बनी कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये ब्लैक एंड हार्ड होती है। अब इसके हम जब प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में, तो वहां से कुछ चीजें निकलती है। जब इस कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, तो वहां से हमें क्या मिलती है, एक तो कोक, कोल tar, कोल tar और कोल गैस, ये सारी चीजें हमें मिलती है कोल से जब हम क्या इसको प्रोसेस करते हैं, किसमें, इंडस्ट्रीज में जब हम प्रोसेस करते हैं। हम देखते हैं ये जो कोल है, ये जो कोक है, कोक एक प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन अगर हम कहेंगे, कोक है। 99% ऑफ कार्बन इज फाउंड इन कोक। और इसकी इस्तेमाल क्या होते हैं, ये पोरस होता है, इसमें थोड़े से छोटे छोटे से छेद होते हैं, पोरस सब्सटेंस होता है। और इसकी इस्तेमाल क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज स्टील एटसेट्रा, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और हम बहुत सारे एल्युमिनियम की जो हेमेटाइट से बाहर निकालना या आयरन को बाहर निकालना है से, इसको हम कोक से ही निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो होती है उसको हम कोक के इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कोल tar। कोल tar ज्यादातर हम इस्तेमाल करते थे, यानी जो हमारे रोड्स होते हैं इनको कंक्रीट करने में, उनको ऊपर से कोल tar डाला जाता था। लेकिन आजकल हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं बिटामिन से। बिटामिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको हम उसे रिप्लेस करते हैं, किससे, बिटामिन से। ये आपके क्वेश्चन में भी एक है, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नोन इज नाउअडेज यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग द रोड, इट इज बिटामिन। कौन सा, याद रखिए, बिटामिन।
ये कोल टार हम इस्तेमाल करते हैं और नेफ्थलीन बाल्स में, प्लास्टिक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेफ्थलीन बाल्स में को आपको मैं बताऊं, जो कपड़ों में छोटी सी बाल होती है ना, वो सफेद, जो इनको हम कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम नेफ्थलीन बाल कहते हैं। दूसरा है कोल गैस। ये जो कोल गैस है, जब कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक में, कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक में, तो उस वक्त कोल गैस निकलता है। क्या निकलता है? कोल गैस। कोल को जब हम प्रोसेस करते हैं कोक में, तो वहां से कोल गैस निकलता है। तो पहले जमाने में सबसे पहले लंदन में इसको इस्तेमाल किया गया था फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, यानी स्ट्रीट जो होते हैं उनको लाइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे कोल गैस। उसके बाद न्यूयॉर्क में भी ये कोल गैस को इस्तेमाल किया गया स्ट्रीट लाइटिंग, लेकिन आजकल ज्यादातर इसको स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, जो इर्द गिर्द की जो इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे कोल को कोक में प्रोसेस किया जाता है, वहां पे इसको एज हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो दूसरा है हमारा यह कोक निकलता है, कोल टार निकलता है और कोल गैस निकलता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी चाहिए, ये जो कोल है इसके डिपॉजिट जो ये मिनरल कंटेंट, तो हमने देखा, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, पार्ट 1 में हम ये पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिसोर्स क्या होता है। ऐसी कोई चीज जो हमारी नीड को फुलफिल करे उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज है दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज वो हुए जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। दो रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, सनलाइट, वाटर, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमें अल्लाह ताला ने दी है, ये हमारे अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरा हुआ मैन मेड। मैन मेड वो रिसोर्सेज हुए जो हम खुद बनाते हैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ को एक्सेस करने के लिए, जैसे बस, ट्रक्स, एरोप्लेन, ये सारे हम बनाते हैं, तो वो हुए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं वो हो गए मैन मेड रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज है दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एग्जॉस्टेबल, दूसरा इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज हुए जिनकी तादाद जो है बहुत कम है, लिमिटेड क्वांटिटी होती है, और जब हम इस्तेमाल करेंगे इसको तो ये पूरे के पूरे खत्म होंगे, उनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। दूसरा है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हुए जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, चाहे हम कितना भी उसको इस्तेमाल क्यों ना करें वो खत्म नहीं होते हैं, तो हम उसको कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है, लेकिन पोल्यूट तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, वो बात अलग है, वो तो दूसरा टॉपिक है कि पोल्यूशन होती है, वो तो अलग बात है। तो फिर हमने क्या पढ़ा? कोल। जो ये कोल है ब्लैक की सबस्टेंस होती है, हार्ड लाइक ए स्टोन होती है। और हमने क्या फिर पढ़ा? समराइज कर रहा हूं मैं सारा का सारा जो मैंने अभी तक बताया। कोल के बारे में हमने पढ़ा कि जो कोल है ये कैसे बनी, और कहते हैं आज से बहुत साल अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो ये जो कोल है, ये कोल है ये कैसे बनी? ये कहते हैं जो हमारी अर्थ है वहां पे लो लैंड एरियाज जो थे वो फॉरेस्ट से, मार्शी लैंड जो थे फॉरेस्ट लैंड से बड़े हुए थे, तो वहां पे नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो नेचुरल प्रोसेस हुए जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, तो सारे के सारे दब गए जमीन के अंदर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये स्लोली कन्वर्ट हुए किसमें? कोल में। इस प्रोसेस को जो ये जब ये डेड वेजिटेशन कन्वर्ट होती है किसमें? कोल में, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, और इस कोल को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ये मैं भूल गया था, फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और कोल को भी फॉसिल फ्यूल कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये भी वेजिटेशन जो है उसी से बनी है, डेड वेजिटेशन जो है जमीन के नीचे दब गई उसी से फिर बनी है, इसलिए इसको भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फिर मैंने क्या आपको बताया यूजेस कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में, स्टीम इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, एज फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं घरों पे, आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर हीटिंग।
जो हम देखते हैं हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने क्या बताया, यहाँ से जब हम इसको प्रोसेस करते हैं कोल को, वहां पे 3 चीजें निकलती है, कोक, कोल गैस और कोल टार। ये आप अपने बुक पे भी देख सकते हो, कोक, कोल गैस और कोल टार। जो ये कोक होती है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मानी जाती है, इसमें 99% कार्बन होती है और ये पोरस होती है। और हम देखते हैं ये जो कोक है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स या मिनरल्स को जमीन से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस जो है, कोल गैस को हम जब कोल को प्रोसेस करते हैं, कोक में इंडस्ट्रीज वहां से गैस निकलती है, उसको कोल गैस कहा जाता है। ये भी हमारे काम में आती है। पहले जमाने में क्या करते थे, पहले जमाने में मैंने पहले ही आपको कहा है, ये जो कोल गैस है इसको पहले लंदन ने इस्तेमाल किया था एज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। फिर उसके बाद हमने देखा जो ये न्यूयॉर्क था उसने भी इसको एज स्ट्रीट लाइटनिंग में इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं कोल टार जो हम आम तौर पर कहते हैं, जो ये रोड सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कोल टार कहते हैं। कोल टार को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, नेफ्थलीन बॉल्स एटसेट्रा। ये हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल बनाने के इस्तेमाल में करते हैं। लेकिन आजकल रोड सरफेसिंग के लिए एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम विटामिन कहते हैं। तो बच्चों आज इस चैप्टर के लिए इतना ही था, इस लेसन के लिए जो कोल है इतना ही था। आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।